नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह सिसोदिया दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक्स में एक बार फिर से हमारे राष्ट्रीय खेल यानी कि हॉकी को लेकर हमारे देश में एक नया माहौल बना, नई उमंग आई है, नया उत्साह आया है और सब लोग या पूरा देश हॉकी की तरफ बड़ी अच्छे भाव से या बहुत पॉजिटिव वे में हॉकी की तरफ देख रहे हैं। तो इसी तारतम्य में जो बहुत ज़रूरी था हमारा आपसे मिलाना भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और इंटरनेशनल कोच मीर रंजन नेगी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू अभिषेक जी। सर, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जैसा आप जानते हैं, अभी जो परिस्थिति है हॉकी को लेकर, हमारे राष्ट्रीय खेल को लेकर, वो एक अलग तरह का माहौल है सर। पूरे भारत में लोग हॉकी की तरफ बड़े उम्मीद से देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक, ये जग जाहिर है कि क्रिकेट जो है वो हिंदुस्तान के सभी लोगों के दिमाग में रहता है, लेकिन हॉकी जो है वो हर हिंदुस्तानी के हृदय में रहती है। और ये बात जो है ये बिल्कुल साफ उभर के आई। 41 साल का सूखा रहा, 41 साल, लेकिन उन 41 साल में हॉकी के चाहने वाले, हॉकी से प्यार करने वालों की कमी नहीं हुई कभी भी। और शायद उसी का नतीजा है कि हमारी हॉकी टीम ने इस बार ओलंपिक्स में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। जी, शुरू से शुरू करते हैं। माहौल है हॉकी का, लोगों में नया उमंग है, उत्साह है। कई कई खिलाड़ी हॉकी से प्रेरणा लेकर या इस टोक्यो ओलंपिक से प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं हॉकी का में अपना करियर बनाना चाहेंगे। वो बात मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पहले शुरू से शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। कैसे मीर रंजन नेगी ने इतना नाम किया और कैसे, जैसे एक चक दे इंडिया फिल्म भी है जो आपके जीवन से प्रेरित है, तो ये बड़ा सौभाग्य आप हमारे साथ हैं। तो कैसे मीर रंजन नेगी ने शुरुआत से शुरुआत की? बहुत पुरानी बात है, 1972 की। मैं उस समय केंद्रीय विद्यालय इंदौर में पढ़ता था, यहीं पास में। और जब मैं वहाँ जाता था तो बीच में एक प्रकाश हॉकी क्लब का मैदान था, जहाँ पर करीब 100 खिलाड़ी सुबह खेलते थे और कम से कम 150 खिलाड़ी हॉकी के वहाँ शाम को खेलते थे। और मैं हमेशा उनको देखता रहता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक समर कैंप हुआ और उसमें मेरी माँ जो थी वो मुझे वहाँ लेके गई। उन्होंने पहली बार मुझे हॉकी स्टिक दिलाई और जब मैं वहाँ गया और मैंने खेलना शुरू किया, यकीन मानिएगा कि जिन दिन से मैंने मैदान में कदम रखा उस दिन से लेके जब तक मैंने खेलना नहीं छोड़ा, मैं हमेशा नंबर 1 गोलकीपर के रूप में ही रहा जी। और वो एक ऐसा माहौल था जिस समय 75 में हिंदुस्तान ने अपना पहला विश्व कप जीता था जी। और जिसकी वजह से पूरे देश में खेलों का, खासकर हॉकी का, एक ऐसा माहौल था कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हॉकी खिलाड़ियों के नाम हुआ करते थे। तो मैंने भी जितना पैसा जैसे क्रिकेट में था ना, उस ज़माने में उतना ही पैसा हॉकी में था। तो खेलना शुरू किया तो धीरे धीरे करके इसका एक जुनून होता है जी। किसी भी खेल का, मेरे ख्याल से नॉट ओनली हॉकी। अगर आप गोल्फ खेलिए, टेनिस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, कोई भी खेल खेलिए, तो धीरे धीरे वो आपके रगों में इस तरह से हो जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाता है जी। मैं भोपाल गया, यूनियन कार्बाइड एक टीम थी, वहाँ पर गया। वहाँ पर मैंने पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला हॉलैंड के साथ में। 1978 से लेकर 1982 तक मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया। और फिर एक मैच हुआ, हम लोग हार गए बहुत बुरी तरह से। लोगों ने काफ़ी ब्लेम किया कि मैंने पाकिस्तान से पैसा लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। 16 साल के बाद में मैं वापस भारत हॉकी टीम में नेशनल कोच बन के आया जी। और 32 साल के बाद हम लोगों ने धनराज पिल्ले की कप्तानी में जी 1998 बैंकॉक का एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में मैं वुमेन हॉकी में गया, वहाँ पे भी हम लोगों ने जितने भी टूर्नामेंट थे सब में गोल्ड मेडल हासिल किया। मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन जो है वो अपने आप में एक खेल है बेसिकली। हाँ, और खेल की पावर को सिर्फ वो इंसान समझता है जो खुद खेलता है। तो बहुत एक अच्छी जर्नी रही। और पहली बार इस ओलंपिक्स में
जब हमारे खिलाड़ी गए तो मुझे ऐसा लगा कि क्रिकेट को छोड़ के बाकी लोगों ने भी दूसरे खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जी। और 127 ज़बरदस्त खिलाड़ियों का कंटिंजेंट जो ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद में टोक्यो गया था, उन लोगों में से एक ने स्वर्ण पदक जीता, जी। नीरज चोपड़ा, पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स नाउ। दो हमें सिल्वर मेडल मिले, जी। मीराबाई चानू और रवि दहिया का, और हमें 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट हमारे कुछ मेडल्स बस आते आते रह गए और उसमें से हमारी वुमेन हॉकी का भी था जी। एक दिनेश पुनिया था जी। 5 मिनट तक वो खिलाड़ी इतना जबरदस्त खेला, ही वॉज लीडिंग, और लास्ट के मेरे ख्याल से 15-20 या मेरे ख्याल से 30 सेकंड रहे होंगे और वो चूक गए। जी। सो खेल है बेसिकली। कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम में किसने कितना प्रिपरेशन किया था ये मालूम नहीं था। तो ऐसे में कई खिलाड़ी जो थे वो पर्टिकुलर डे पे जैसा खेले उसके हिसाब से हार और जीत का फैसला हुआ। जोकोविक वो हारे, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस के प्लेयर, और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी, ये तो आपकी बात हुई या आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आप 41 इयर्स के बाद, जैसा अभी आप हम जानते हैं कि 41 इयर्स के बाद हम एक मेडल लाने में कामयाब हुए हैं। बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी मेहनत लगी होगी, लेकिन कभी ऐसा भी टाइम था हमारे साथ जबकि हम ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो स्ट्रगल का पीरियड था और आज हम मेडल ला रहे हैं, हमारे देश का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, हम अपने नेशनल गेम को या राष्ट्रीय जो हमारा खेल है फिर से ग्लोरीफाई हुआ है। तो ये क्या गैप थी या क्या गैप फुलफिल हुई है जो आज हम ये लेके आए? क्या मेहनत रही, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, ये एक हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन का पहली बार गठन हुआ, पहली बार। 1926 में टीम बनी और मेरे ख्याल से उसी दौरान 1927 में ये लोग न्यूजीलैंड खेलने के लिए गए थे जी। हमारी भारत की हॉकी टीम, और वहाँ इन्होंने करीब मेरे ख्याल से 21 मैच खेले, 18 मैच हम लोग जीते जी। और वहाँ पर ध्यानचंद जी ने सबसे ज़्यादा गोल बनाए जी। 1928 में हम लोगों ने पहला ओलंपिक्स खेला, क्योंकि हम लोगों ने 1927 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की सहायता में अपना रजिस्ट्रेशन किया, FIH बोलते हैं उसको। जी। तो ओलंपिक्स में जब 1928, 1932, 1936 3 ओलंपिक्स में, तीनों में हम लोगों ने शतक किया, मतलब हमारी हैट्रिक मारी जी। और तीनों में ध्यानचंद जी थे। जर्मनी के ओलंपिक्स की सभी लोग बात करते हैं, म्यूनिक ओलंपिक्स की, जहाँ पर हिटलर ने उनको बोला कि भाई आप हमारी फौज में आ जाओ, और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं अपने देश की सेवा करूँगा। उसके बाद में 3 ओलंपिक्स 1948, 52 और 56, वहाँ पे भी हमें स्वर्ण पदक मिला। मतलब एक गौरवशाली इतिहास रहा हमारा, गौरवशाली इतिहास, और ऐसा जबरदस्त इतिहास जिसका बोझ लेके हम हमेशा ओलंपिक्स में जाया करते थे। उसके बाद पहली बार हम लोग 2008 में ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर सके, कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ, और उसका सबसे बड़ा जो दारोमदार था वो ये था कि 1975 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन जो है उन्होंने एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस किया। वो शायद हमारी डोमिनेंस जो है हॉकी में ख़त्म करना चाहते थे। तो 76 में जब ओलंपिक्स हुए तो हम लोग हार गए, क्योंकि वो एस्ट्रोटर्फ पे खेलने के लिए एक अलग किस्म की स्किल्स लगती हैं, बहुत ज़बरदस्त स्पीड चाहिए, बहुत पावर चाहिए, वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग थी। इसके अलावा कुछ स्किल्स होती हैं एस्ट्रोटर्फ की, जिसे ड्रैग फ्लिक होती है, एक वो रिवर्स हिट मारते हैं। सो ये सारी की सारी हम लोगों के पास में नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने जब सीखना शुरू किया तो एक जुगराज करके प्लेयर थे, जुगराज सिंह पंजाब से, बहुत ज़बरदस्त ड्रैग फ्लिक मारते थे सोहेल अब्बास के सामने पाकिस्तान के, और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो फिर से हमारे पास में ड्रैग फ्लिक नहीं था।
उनका ही कुड नॉट प्ले लेटर ऑन। उसके बाद में संदीप सिंह एक ड्रैग फ्लिकर के रूप में आए, बहुत बढ़िया ड्रैग फ्लिकर। उनको एक पुलिस वाले की गलती से पीठ पे गोली लग गई और वो है ना अपाहिज हो गए। ऑल्दो ही केम बैक, लेकिन इंडिया सफर्ड। तो जब 1980 में पहली बार जब जो पहली बार इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया, उसके बाद में जब इंडिया ने वापस टीम में वापस आए तो हम लोग लास्ट पोजीशन पे आए जी। उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में हम लोग 8वीं पोजीशन पे आए। तो इस बार हमारे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमें इस बार कुछ ना कुछ तो करना है। हमारी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो ओलंपिक्स के पहले 4 थी जी। उसके बाद में हमारी ओलंपिक में हमारी पोजीशन जो है वो 3 नंबर हो गई। तो हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमारी वर्ल्ड रैंकिंग 3, यानी विश्व में हम 3 नंबर पे वापस एस्टेब्लिश हुए। इसके पीछे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी सोच है जो हॉकी इंडिया ने अपने खिलाड़ियों के साथ में की। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सपोर्ट दिया, फॉरेन के कोचेस लिए उनमें, और मैं लगता हूँ ये सारा का सारा जो प्रोसीजर रहा, इसी की वजह से हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये तो बात हुई अभी कि हम बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, लेकिन मैं जब ये पढ़ रहा था, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर है जो अपने समय में बड़े टॉप के प्लेयर रहे हैं। मतलब उनकी टेक्निक्स, उनके स्किल्स जो कि बड़े टॉप क्लास लेवल, इंटरनेशनल लेवल के रहे, लेकिन वो कहीं बहुत सारे के बारे में पढ़ रहा था कि बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आर्थिक तंगहाली है और प्रॉपर उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद। तो कहाँ कमी कहाँ रह जाती है कि ऐसा सफ़र करना पड़ता है इतने बड़े प्लेयर को जो कि इंटरनेशनल लेवल का था? देश का थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि जिन खिलाड़ियों ने देश को मेडल जिताए, जिन खिलाड़ियों ने देश को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई जी। और जब हम इस तरह की कहानी सुनते हैं जिसमें एक ओलंपिक खिलाड़ी किसी खदान में पत्थर तोड़ता रहता है और क्रिकेट के सुनील गावस्कर जी ने उनकी मदद की, कहीं देखते हैं कोई एक अंतर्राष्ट्रीय लड़की जो है वो आसाम के बागानों में चाय करती रहती है, तो कहीं कहीं लगता है कि दिल में टीस लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खिलाड़ी होते हैं वो देश के जवेज होते हैं, उनको वो सम्मान, वो प्यार जो है वो बिल्कुल देना चाहिए। और इस बार जब खिलाड़ी जीत के आए, जिस तरीके से देश ने उनका स्वागत किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जी, वो ऐतिहासिक रहा। इसके अलावा नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने अपने दोनों खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपया तो दिया ही, साथ में उन्होंने डीएसपी बनाया। मतलब इसकी वजह से जो दूसरे खिलाड़ी हैं जो उनके क्षेत्र के हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। दीज प्लेयर्स दे विल इंस्पायर देम जी। और ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं, मेरे ख्याल से सारे खिलाड़ी, जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, हमारे सीएम, उन्होंने भी, हमारे विवेक प्रसाद मध्य प्रदेश के, जिन्होंने ओलंपिक में गोल भी मारा, जो जूनियर इंडिया टीम के कप्तान रह चुके हैं, उनको भी डीएसपी बनाया जी। उनको भी 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का राशि इनाम में दी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पहले से होना चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं पे मिसिंग रही, मुझे लगता है। चलिए, हम बिल्कुल सोचते हैं कि अब इस तरह की परिस्थितियां ना हो और हमारे प्लेयर्स बड़ा अच्छा खेलें, हमारी देश का नाम रोशन करें। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आता है, एक वुमेन्स हॉकी, मेन हॉकी, ये सब चीज़ें एक ही स्ट्रेटजी सेम होती है, सेम स्ट्रेंथ होती है, या कोई डिफरेंस होता है कि मेल फीमेल में कहीं थोड़ा डिफरेंस है, हॉकी में कोई टेक्निक में हो, या क्या मेजर माइनर डिफरेंसेस मैं आपसे जानना चाहूँगा मेल फीमेल के? मेल हॉकी में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। जितने भी प्लेयर्स हैं बेसिकली वो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स, टॉप क्लास एथलीट्स। उनका जो फिटनेस लेवल से लेके उनकी पावर, एग्जीक्यूशन, ये वो बहुत हाई है। और जब वो हिट मारते हैं या वो ड्रैग फ्लिक करते हैं तो नॉर्मल आदमी को दिखता भी नहीं कि वो कहाँ मार रहे हैं। लड़कियों की हॉकी में ऐसा नहीं है। अच्छा। लड़कियों की हॉकी में
वो खूबसूरती आज भी देखने को मिलती है जब वो धीरे धीरे करके चलती हैं। इतनी स्पीड में नहीं चलती हैं, इतनी स्पीड में चलती हैं कि एक दर्शक है उसको समझ में आ रहा है कि अब वो किस तरीके से मूव कर रही है, खूबसूरत से। तो जिस तरीके से कलाबाजी से पास देती हैं, डॉज मारती हैं, गोल करती हैं, वो बहुत क्लियर दिखता है। तो उनकी जो हॉकी है वो ज्यादा खूबसूरत है मेरे हिसाब से। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर जैसा सभी लोगों को मालूम है कि जितनी भी लड़कियां हैं ये बहुत गरीब परिवार से आती हैं, बहुत ही और वो एक लंबा सफर तय करके आती हैं। वो अपने समाज से लड़के आती हैं जी। एक ऐसा समाज जो चाहता है कि वो हाफ पैंट नहीं पहने, उनकी जल्दी शादी हो जाए। तो ये जो मैच वो खेलती हैं ये अलग रहता है। लेकिन ये यकीन मानिएगा कि वो जो फॉरेन की लड़कियां हैं, लंबी चौड़ी तगड़ी एकदम, उनके सामने हमारी लड़कियों ने जो प्रदर्शन किया, देश की आंखों में आंसू थे इस बार। 7 बजे उठ के पूरे देश ने उनके मैच देखे, इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। मतलब इट वाज सो अमेजिंग टू सी कि हॉकी को इतना ज्यादा तवज्जो दिया गया, इतना ज्यादा स्नेह, इतना ज्यादा प्यार दिया। ईश्वर से सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि जो प्यार है ये बस अब कम नहीं होना चाहिए। और यकीन मानिएगा आज से 3 साल बाद पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं और उसमें हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी और हम ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। जी बिल्कुल, सभी चाहता है, पूरा देश चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आएँ। अब बात करते हैं ध्यानचंद जी की। जब हॉकी की बात आती है तो पर्यायवाची बोलते हैं, सिनोनिम है, इंडिया में सिनोनिम है कि हॉकी मतलब ध्यानचंद जी। तो वो बड़े बड़े प्लेयर थे, सब लोग उनके बारे में जानते हैं या सब लोग जानना भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें जानते हैं। लेकिन उन्हीं के समकालीन आप इंटरनेशनल प्लेयर रहे, आपने कोचिंग की इतने साल, इंटरनेशनली आपने हॉकी को बढ़ाया। तो ध्यानचंद जी के अलावा आप इंडिया में और कौन से प्लेयर हैं जिनके बारे में ना हमें, दर्शकों को, पूरे देश को जानना चाहिए, ध्यानचंद जी के अलावा जो बड़े प्लेयर्स थे या जिनकी टेक्निक्स थी, वो एक हम जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जैसे पेले का नाम है जी फुटबॉल में, है ना, ब्राजील का नाम जैसे आता है तो पेले का नाम आता है, वैसे जब हिंदुस्तान का नाम हॉकी में आता है तो लोग दादा ध्यानचंद को याद करते हैं जी। दादा ध्यानचंद के साथ में उनके भाई थे रूप सिंह, उनके नाम पे भी जर्मनी में रोड्स हैं। अच्छा। दोनों भाई बहुत जबरदस्त खेला करते थे, गोल मारते थे सबसे ज्यादा। एक केडी सिंह बाबू हुआ करते थे उनके साथ में जी। केडी सिंह बाबू के नाम पे स्टेडियम है लखनऊ में जी। और केडी सिंह बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर हमारी इंदौर की बात करें हम, तो हमारे शंकर लक्ष्मण दादा गोलकीपर जी, उनके जैसा कोई गोलकीपर हुआ नहीं मेरे ख्याल से इतिहास में। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो शंकर दादा से अच्छा कोई गोलकीपर नहीं हुआ। एक ऐसा ज़माना था जिस समय हेलमेट नहीं थे, चेस्ट गार्ड नहीं था, टूटे हुए थे, तो कहते हैं कि किसी ने शॉट मारा और उनके पास में टाइम नहीं था तो उन्होंने अपना सर लगा दिया रोकने के लिए। आजकल जो हमारे गोलकीपर हैं श्रीजेश, वो बिल्कुल एस्ट्रोनॉट जैसे दिखते हैं, मतलब उनके पूरे बदन में बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न किट रहती है, लेकिन वो टूटी फूटी स्टिक से खेलते हुए शंकर दादा ने जो किया। उसके बाद में किशन दादा थे, किशन दादा बहुत बड़े प्लेयर थे, राइट आउट खेलते थे और न जाने कितने साल उन्होंने रेलवेज की सेवा की। किशन दादा मुझे अपने साथ में टीकमगढ़ एक टूर्नामेंट में लेके गए और आज दर्शकों को मैं बताता हूँ कि हमारे पास में ट्रेन का टिकट नहीं था, कंफर्म टिकट नहीं था सीट का, तो हम लोग जो बाथरूम का जो पोर्शन रहता है वहां पर इतने बड़े खिलाड़ी हमारे साथ में बैठ के गए। वो कैंप लगाया करते थे, समर कैंप्स लगाते थे और उस कैंप में हम लोग, यहाँ से मेरे कोच हैं अशोक यादव, उनके साथ में वहाँ जाया करते थे और हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा अगर फुलबैक्स की बात की जाए जैसे, तो उसमें एक सुरजीत सिंह बहुत बड़े फुलबैक हुआ करते थे। सुरजीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, इनफैक्ट उनके नाम पे एक
बहुत बड़ी हॉकी एकेडमी पंजाब में चलती है जी। और जितने भी खिलाड़ी अपने हिंदुस्तान की हॉकी टीम में आते हैं उसमें से मैक्सिमम प्लेयर्स वो सुरजीत हॉकी एकेडमी से आते हैं। अच्छा। बहुत बड़े प्लेयर्स थे वो। दिलीप तिर्की सब लोग जानते हैं, नवीन पटनायक जी के क्षेत्र से आते हैं वो जी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे दिलीप तिर्की जिन्होंने 300 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया, वो उन्होंने नवीन पटनायक जी को, जो खुद अपने जमाने में गोलकीपर खेलते थे, उनको मोटिवेट किया कि नहीं, आप क्रिकेट के अलावा हॉकी को स्पॉन्सर करो। और अब तक उन्होंने करीब करीब 150 करोड़ रुपया जो है वो हॉकी में लगाया। और मेरे ख्याल से इस जीत में, इस जो सफर है जीत का हिंदुस्तान की, उसमें नवीन पटनायक जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी। हमारे ज़माने में बहुत बड़े मिडफील्डर्स हुआ करते थे, उसमें से अजीत पाल सिंह एक बहुत बड़े मिडफील्डर के रूप में 1975 वर्ल्ड कप के कप्तान थे। फॉरवर्ड लाइन में अशोक गोविंदा कहा जाता था, मतलब इट वॉज कॉमन नेम, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे वो। और अशोक ध्यानचंद जी के बेटे थे, जो खुद अपने आप में एक बहुत महान खिलाड़ी रहे। मेरे ख्याल से हमारे खिलाड़ी जितने भी हैं, ये हमारे देश को जानना चाहिए, हमारे गौरवशाली इतिहास रहा है। और मुझे लगता है जो आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सारी बातें उन्होंने देखा होगा उन लोगों को खेलते हुए। हॉकी हमारे रग रग में बहती है दोस्तों, रग रग में बहती है। और जो आदमी एक बार हॉकी पकड़ता है ना, बहुत जल्दी छोड़ता भी नहीं है। सो एक गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। मैं सोचता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जितने भी ये बच्चे हैं ये वापस मैदानों में लौटें। थोड़ा सा कोरोना अभी ख़त्म हो जाएगा और एक बार फिर से वो जो गोल्डन डेज हैं हमारे हॉकी के, वो वापस आएंगे। जी जी बिल्कुल। बात करते हैं, हर जगह पे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, तो समकालीन महान प्लेयर्स होते हैं या बड़े इंटरनेशनल जो जिनका परफॉर्मेंस होता है, टेक्निक्स होती है। तो बात आती है हमेशा एक ड्रीम टीम की। तो मीर रंजन नेगी साहब की ड्रीम टीम में कौन कौन होंगे, कौन खिलाड़ी होंगे जो कि नेगी साहब की ड्रीम टीम में आते हैं? मेरी ड्रीम टीम में वही खिलाड़ी रहेंगे जैसे मैंने अभी बताया। मेरी ड्रीम टीम में शंकर दादा अगर जिंदा रहते तो वो टीम में रहते। श्रीजेश को मैं अपनी टीम में रखता जी। इनफैक्ट फुल बैक्स में एक माइकल किंडो हुआ करते थे जी। माइकल किंडो, ऐसा लगता था उनके पास में इतनी ज़बरदस्त स्किल्स थी कि वो चम्मच से जैसे बॉल उठाते ना ऐसे उठा लेते। इट वाज सो क्विक और उनकी रिकवरी भी बहुत गजब की थी। इनफैक्ट 2-1 साल पहले भी लॉस्ट हिम। राउरकेला से आते थे वो। इसके अलावा सुरजीत और दिलीप को मैं अपनी ड्रीम टीम में रखूंगा। मिडफील्डर्स में ऑफ कोर्स वीरेंद्र सिंह एक राइट हाफ बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे, जो उस जमाने में बहुत अटैकिंग खेला करते थे। वो पूरा आगे तक जाते थे फिर वापस पीछे तक आते थे। और अजीत पाल सिंह, हरमीक बहुत अच्छे प्लेयर रहे, उनका रखेंगे। फॉरवर्ड लाइन में मैं अभी भी धनराज को पसंद करूंगा। धनराज 4 ओलंपिक्स खेले हैं, बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। इसके अलावा जो जितने भी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ध्यानचंद जी, रूप सिंह जी, केडी सिंह बाबू, किशन दादा, इनको तो रखेंगे। लेकिन जो हमारे जो अभी नए खिलाड़ी जो हैं ये भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमारे 3 लड़के जो हैं इस बार, सिमरनजीत बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में, अलग से दिखे वो। मतलब हर मैच में उन्होंने गोल मारा, जितने गोल हुए उनकी हॉकी स्टिक से हुए। मनदीप चुलबुल पांडे बोलते हैं हॉकी के क्या खेलते हैं वो, जबरदस्त। मतलब ऐसा लगता है जैसे ईश्वर उनके कान में जाके बोलता है कि भैया वहाँ खड़े रहो, वहीं खड़े रहते हैं, वहीं से गोल मारते हैं वो। बहुत बहुत गजब का। दिलप्रीत बहुत बढ़िया इस बार टीम में बने। हमारे ज़माने में बॉलैंडर और ये प्लेयर्स हुआ करते थे, टाइस क्रूज वगैरह, बहुत बढ़िया प्लेयर हुआ करते थे स्किल्स के मामले में। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि एस्ट्रोटर्फ जो था उसकी कमी खली, और वो आज कमी जो है वो आज इंदौर में भी देखने को मिलती है। इंदौर में जैसे हम लोग कुछ चाहते हैं कि हम हॉकी की एक्टिविटीज़ करें, लेकिन आप जानते हैं यहाँ इंदौर में आज एक भी एस्ट्रोटर्फ नहीं है।
जबकि भोपाल में 4 एस्ट्रोटर्फ हैं, ग्वालियर में 4 एस्ट्रोटर्फ हैं, छोटी छोटी जगह हैं, सिवनी और ऐसे करके, तो वहाँ पे भी हैं एस्ट्रोटर्फ, इंदौर में नहीं है। तो किसी खिलाड़ी को तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। जी। आप इस बात से समझ लेंगे कि हॉलैंड में 600 एस्ट्रोटर्फ हैं। हॉलैंड जो है वो हरियाणा से छोटा है, 600 एस्ट्रोटर्फ है। और हमारे यहाँ पर आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 40 होंगे तकरीबन पूरे देश में। और क्लब्स जो हैं वो वहाँ पर इतने सारे क्लब्स हैं, हमारे यहाँ पर बहुत कम क्लब्स हैं, क्लब्स कम होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं ना कहीं पे एक सोच की ज़रूरत है, एक ऐसी सोच की ज़रूरत है जिसकी वजह से सारे लोग जो कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे लोग आगे आएं और हमारे राष्ट्रीय खेल को प्रोत्साहन दें। मैं कहता हूँ राष्ट्रीय खेल ही क्यों, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ऑल द गेम्स, बैडमिंटन, आप खेलने की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें कि कोई बच्चा अगर खेलना चाहे तो रानी रामपाल की तरह उसे टूटी हॉकी से नहीं शुरू करना चाहिए, उसे गुरजीत कौर की तरह 30 किलोमीटर खेलने नहीं जाना चाहिए रोज, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू प्रोवाइड अ फैसिलिटी जहाँ पर अगर दिल चाहे लड़के का तो जाए, वहाँ से एक हॉकी स्टिक उठाए और वर्जिश करके खेले। समय की बड़ी कमी है, एक छोटा बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि जो बच्चे जो अभी हॉकी में अपना करियर बनाना चाहेंगे, बहुत ब्रीफली बहुत कम समय में जानना चाहूँगा कि आपने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन उनको खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करें कि भविष्य में वो एक अच्छा हॉकी प्लेयर बन पाए, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह का खेल, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको ना सबसे पहले फिटनेस पे ध्यान देना होगा। और फिटनेस पे इस तरह से कि आप यू शुड बी ए गुड एथलीट। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप खूब रनिंग करके देखिए, शॉर्ट स्प्रिंट्स मारिए, अपने आप को हल्का सा वेट से अपनी बॉडी को टोन करिए जी। और उसके बाद में ट्राई एंड ज्वाइन सम एकेडमी। भोपाल में एक एकेडमी है और कई जगह पे, हर जगह पे अभी एकेडमीज खुल रही हैं, वहाँ जाके आप अपने खेल का प्रदर्शन करिए। एंड इफ यू आर गुड, आई प्रॉमिस यू कि अगर आप अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से आप में टैलेंट है तो आप यकीनन बहुत कामयाब रहेंगे। और इस मुल्क में वो समय आ गया है जब खेल को एक प्रोफेशन के रूप में भी हम ले सकते हैं। सो दिस इज द टाइम, ये मौका है कि आप उन खिलाड़ियों के शूज़ में पैर डाल के देखें जिन्हें आप आइडलाइज करते हैं, उनकी मानसिकता में घुसने की कोशिश करें, तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। थैंक यू।